नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की कहानी किरदार। किरदार नाम की मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की एक कहानी और आ चुकी है, तो आइए सुनते हैं मन को द्रवित कर देने वाली एक लंबी कहानी किरदार। बहुत कुछ छोड़ गई थी वह हमारे कमरे में। कंघे में फंसे बाल, नीली उतारी हुई नाइटी को अपनी आदत के उल्टा ही कंप्यूटर टेबल की कुर्सी के हत्थे पर टांग कर वह स्टडी रूम में चली गई थी। वहां बालकनी के गमलों में लगे पौधों में पानी देकर, कुछ किताबों को बिखेर कर वह ऐसे चली गई जैसे पड़ोस में मिलने गई हो। नौकर बता रहे थे उसने उस रोज खुद फ्रिज साफ किया था, सारे बासी खाने फिकवाए थे, बहुत सारी सब्जियां बनवाकर फ्रिज में रखवाकर 7 दिनों का मेन्यू किचन में टांग कर बच्चों के लिए उनका मनपसंद अखरोट खजूर का केक बेक किया था। कोई भी नहीं पूछ रहा था कहाँ गई है वो। हाँ, कोई पुर्जा रखा तो था, उसके हाथ का लिखा। मेरे लिए उसमें कुछ नहीं लिखा था। मेरे लिए तो विदा का नोट कोई नहीं छोड़ा था। अब और नहीं, सॉरी, मेरी आत्महत्या की वजह किसी को नहीं माना जाए। कोई इस तरह आत्महत्या कर सकता है? वह भी सुबह पति को प्यार से विदा कर, बच्चों को टिफिन रुमाल पकड़ाकर, सुस्ताने के समय ऐन दोपहर। मेरे नाम कुछ नहीं, वजह ही में कर देती जिक्र मेरा। आतताई बेवफा कुछ भी इल्जाम दे देती। अनकहे संदेहों के घेरे में छोड़कर यूं मुक्त करने का हासिल। खुद को गर किसी से प्रेम था यही लिख जाती, सह लेता जलालत। मगर बिना कोई वजह अब और नहीं का क्या मतलब। घर में नौकरों की फौज, अभाव कोई नहीं, मैं हर पल साथ था। मेरा कोई चक्कर भी नहीं चल रहा था। सास ससुर तक का बंधन नहीं, प्यारे जहीन बच्चे, किसी बात की कोई रोक नहीं। फिर ये अब और नहीं क्या? मैं हर पल उसके साथ था जब उसे जरूरत थी। मैंने उसे कहीं जाने से, कुछ करने से रोका नहीं। मैंने उसके निजता के तल में झांका नहीं। मैं उसके हर माहौल में ढल जाने की आदत पर फक्र करता रहा। उसके जाने के कई दिन तक मैं नर्क में था। ठंडे दिमागी तर्कों और जज्बातों ने मुझे पागल कर दिया था। मैं ही जानता हूं कि मैंने खुद पर कैसे काबू पाया। मैं सारी दुनिया से कट गया। क्यों मधुरा, क्यों? बस यही सवाल मेरे लिए यक्ष प्रश्न बन गया था। मेरे दिमाग में सवालों के हुजूम थे कि मैं नोटिस क्यों नहीं कर सका। वह औरत जिसके साथ रहते हुए 15 बरस बीत चुके थे, मेरे 2 बच्चों की मां, 14 और 12 साल के बच्चे राजाधिराज और सृष्टि, जिस बीबी के साथ एक बिस्तर पर सोते में भी वह हाथ उलझाकर सोता रहा, ऐसे में भला क्या होगा जो उससे चूक गया। वह कभी अलग रहे ही नहीं। शहर के भीतरी परकोटे में उसका मायका था, जहां वह बस दोनों बच्चों के जन्म के समय ही कुछ लंबे समय को 3-3 महीने मायके रही। उस बात को बरसों बीते। अब तो ज्यादा से ज्यादा सुबह जाकर शाम तक वापस। उसकी ट्रेनिंग्स और टूर्नामेंट्स में भले थोड़े दिन। हाँ, एक बार अटपटा लगा था जब दूसरे बच्चे सृष्टि के जन्म के समय मेरी माँ और मैं अस्पताल से लौटकर चाहते थे कि वह हमारे यहाँ ही चले, लेकिन वह अपने मायके ही जाकर रही। 1 महीना पहले, 2 महीने बाद तक। मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि जब तक जापे के बाद औरत फिर वैसे ही नहीं हो जाए, पति से दूर रहना चाहिए। क्या पुरातन बात है। वो कहती हैं कि उसकी हालत और डिलीवरी देखकर पुरुष का आकर्षण जाता रहता है। बच्चा तो उसका होता है। फिर तुम्हारी माँ पुराने जमाने की हैं। मेरा तुम्हारे लिए आकर्षण कम नहीं हो सकता। कुछ बातें पुराने जमाने की सही होती हैं, पर मैं चाहता हूं इस बार मैं हाथ थामे हूं तुम्हारा। अधिराज, आप देख नहीं सकोगे वह दर्द। मैं आपको देख कमजोर पड़ जाऊंगी। प्लीज, आप वेटिंग रूम में ही अच्छे पति की तरह बैठना। यह बात याद आई तो फिर लगा कि क्या मैं अपनी पत्नी के स्वभाव को कुरेद कर देखने में असफल रहा?
क्या यह सतह सतह का रिश्ता था? जिस दिन वह गई मैं देर तक सोता रहा। पिछले दिनों के टूर्नामेंट्स की थकान, रॉयल टीम की शानदार जीत के जश्नों के रतजगों के कारण सोमवार का दिन था। मैं थोड़ा देर से दफ्तर गया। बच्चों को स्कूल भेजकर मैं और मधुरा अकेले थे। वह खामोश थी। मैंने हिलाकर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। महीने के कुछ दिन मुझे रुआंसा बना देते हैं, पीरियड्स के पहले। दर्द तो नहीं है ना? कोई दवा दूं? या दोपहर में थोड़ी ब्रांडी लेकर सो जाना? कल रात की पार्टी की थकान मुझे तो बहुत हुई। उसकी आंखें एकदम सूखी थीं। चेहरा जरूर जर्द था, होंठ पपड़ाए। वह कभी मूडी नहीं थी और महिलाओं की तरह। या मैं नहीं जानता, अगर कोई मुखौटा 15 साल चल सकता हो तो। छोटी चौपड़ छोड़ दूं? बहुत दिन हुए। नहीं, पापा के जाने के बाद वहां अब मन नहीं लगता। मम्मी सातों हैं, उनकी भी सोच के मिलाओ। मम्मी सातों अपने बेटों की गृहस्थी में मगन हैं। कुछ लोगों को मृत्यु लंबा शोक नहीं देती, चाहे वह जीवन संगी की ही हो। यह तुम कैसे कह सकती हो? किसी के मन को कौन जान सकता है? वही तो, नहीं जान सकता कोई। तुम भी भावनात्मक तौर पर मजबूत हो। हाँ, होना भी चाहिए। बहरहाल उस दिन मैं 11 बजे गया। 5 बजे नौकर का फोन आया। 12 से 5 हो गए। मधुरा ऊपर पहली मंजिल पर स्टडी में बंद सो रही है। खाना तक नहीं खाया। बच्चे टेबल पर लगा खाना खाकर अपनी अपनी कोचिंग्स में चले गए थे। चाय लिए लक्ष्मी खटखटा खटखटा कर हलकान हो गई है। मैं मन में कोई आशंका नहीं लिए था। वह सो ही रही होगी, ब्रांडी ली होगी। फिर भी मैं तुरंत घर पहुंचा। घुसते ही ब्रीफ केस सोफे पर फेंक मैंने स्टडी के दरवाजे का हैंडल घुमाया। वह भीतर से बंद था। स्टडी कौन लॉक करता है? मैं खींचा, फिर आवाज दी पूरा दम लगाकर। सन्नाटा। मन ही मन में खींच रहा था। अब तक मिजाज नहीं दिखाए, अब क्या जल्दी मेनोपॉज हो रहा है? मैंने हैंडल घुमाते हुए अपने कंधे से दरवाजे को धक्का दिया। हैंडल के चटकने की आवाज आई, पर टूटा नहीं। मैं 6 फुटा ताकतवर आदमी हूं। मैंने एक बार फिर ताकत लगाई। मजबूत हैंडल लॉक टूट गया। दरवाजा खुल गया। स्टडी में गर्मी थी। पंखा बंद, गार्डन की तरफ खुलने वाली खिड़की बंद। कई किताबें जमीन पर थीं, मानो कोई किताब खोजी जा रही हो। मधुरा दीवान पर करवट लिए लेटी थी। मैंने उसे पलटा। उसका कंधा उल्टी से सना था। उसकी आंखें अधखुली थीं, मुंह भी अधखुला। उसका हल्का आसमानी कुर्ता भीगा था। अजीब कड़वी महक कमरे में थी। मैंने नब्ज थामी। वहां कोई धीमा सा भी शोर नहीं था। मैं घबरा गया। दूसरा हाथ थामा, फिर उल्टी सने सीने पर कान रख दिए। ओह! मैंने तुरंत फैमिली डॉक्टर को फोन किया। फिर लौटा मधुरा के पास। पीला चेहरा और भूरी झाग भरी उल्टी। निश्चय ही वह मर चुकी थी। अपनी पत्नी मधुरा को इस रूप में देखना मुझे भीतर डुबो रहा था। मैं उसको थामता उलटता पलटता रहा, मगर मुझे वह निश्चल मृतदेह बहुत अजनबी लगी। मधुरा नहीं, कोई और। मुझे रोना तक नहीं आया उस पल। मैं कमरा बंद करके नीचे आया। कॉलोनी के थाने में सब इंस्पेक्टर को फोन किया। कांस्टेबल शेखावत, अपने थाना इंचार्ज को मेरे घर भेजिए, तुरंत। मैं घर के अहाते में आ गया। मेरे घर के बाहर तैनात एक कांस्टेबल बीड़ी पी रहा था। एक मुझे दो। मैं क्या कर रहा था मुझे नहीं पता। बहुत बड़ा कांड हो चुका है मेरे जीवन में। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मन मान नहीं रहा था। मुझे मधुरा के शव के पास होना था, बिलखता हुआ, लेकिन मैं बीड़ी पी रहा था। मैंने बीड़ी खत्म कर मधुरा के बड़े भाई को फोन किया। भाई साहब, तुरंत घर आ जाइए। बस सवाल मत करिए। डॉक्टर जिस पल मधुरा की देह को सीपीआर देकर मृत घोषित करने से पहले की कोशिश कर रहे थे, तब तक वे समय गंवाए बिना पुलिस से पहले ही पहुंच गए। मैं नीचे ही था। तुम्हारा फोन आया, तब मैं यहीं जवाहर सर्कल पर ही था। क्या हुआ? आज दोपहर में दफ्तर में था, तब मधुरा ने खुद को खत्म। क्या कह रहे हो? बच्चे कहाँ थे?
पहले स्कूल फिर कोचिंग। हम स्टडी पहुंचे, वे मधुरा के पास गए। मुझे लगा भाई हैं, लिपट जाएंगे। डॉक्टर ने उसका लटकता हाथ उसके सीने पर रखकर हाथ से इशारा किया। सॉरी। भाई साहब मधुरा का चेहरा देख पलटकर मेरे पास आ गए। क्या वह उनको भी अजनबी लगी? बहुत बुरा हुआ अधिराज। मैं माँ को क्या बोलूँगा, उसे कैसे समझाऊंगा? भाई साहब मैं ही नहीं समझ पा रहा। क्या कोई लड़ाई? कभी नहीं। पुलिस आ गई। मैंने मधुरा के कोमल कान छुए और हट गया वहां से पुलिस के लिए। उसकी देह का फौरी मुआयना कर एसआई यादव अदब से मेरे पास आया। सर, कोई सुसाइड नोट? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। कोई वजह? नहीं, मुझे नहीं पता। आपकी शादी ठीक चल रही थी? बहुत अच्छी। पूछ लीजिए इनसे, ये भाई हैं मेरी पत्नी के। जाने क्यों मैं हकला गया। मैं दफ्तर में था जब यह हादसा हुआ। इनका कोई अफेयर, बीमारी, डिप्रेशन? नहीं नहीं। पैसे जायदाद का झगड़ा? नहीं, वह व्यवहारिक संतुलित महिला थी। आपका बेडरूम देख सकते हैं? हम सब नीचे आ गए। मैं और भाई साहब नीचे डाइनिंग हॉल में थे। अधिराज, बच्चों को हमारे घर भेज दो, यहाँ ठीक नहीं अभी। भाई साहब ने छोटे साले प्रताप को फोन किया। सर, बेड साइड टेबल पर एक गिलास के नीचे रखा सुसाइड नोट मिल गया। नींद की गोलियों के 4 खाली पत्ते भी इस लिफाफे में थे। गिलास की तली में अल्कोहल था। एक कांस्टेबल हमारे बेडरूम से चिल्लाया। आप लकी हैं सर। एसआई मुस्कुराया। मैं आहत हुआ। साले ये पुलिस वाले। मैंने नोट देखा, उसी की हैंडराइटिंग थी। जमाकर लिखे गए अक्षरों की थरथराहट मुझे दिख गई। अब और नहीं, सॉरी। मेरी आत्महत्या की वजह किसी को नहीं माना जाए। अब और नहीं मतलब? एसआई ने मुझे देखा। मुझे नहीं मालूम। मुझे अंदाज तक नहीं कि वह क्या कहना चाहती होगी। सर, पोस्टमार्टम तो होगा। जब नोट मिल गया तो कोई फायदा है पोस्टमार्टम का? अंतिम संस्कार कब तक हो सकेगा? भाई साहब पूछ बैठे, फिर मेरे कंधे को सहलाते रहे। मैंने वह पन्ना फिर देखा। मधुरा के हिसाब किताब की नोटबुक का था। मैंने चुपचाप ड्रेसिंग टेबल की दराज से निकालकर वह छोटी नोटबुक जेब में डाल ली। हरे कवर वाली छोटी नोटबुक में यूं तो घर के हिसाब लिखे रहते थे, पर क्या पता कुछ और। उसके बाद कब बच्चे आए, कब पंचनामा बना, कब मधुरा का अजनबी शव चला गया, कब मधुरा आई और उसे नहलाकर सजाया गया। क्यों? मैंने खुद को कहते हुए सुना। और उसके बाद एक पल को लगा मधुरा मेरे पास खड़ी है, क्योंकि उसकी महक, जीवन और मृत्यु का रहस्य एक पल को गहरा गया। उसकी आंखों से टपकते आंसू उसने झटके से पोंछ दिए और कोशिश की प्रार्थना करने की कि उसकी आत्मा शांति प्राप्त करे। मैं उसे प्रणाम करते हुए रोया नहीं, मैं नाराज था। जब उसकी अर्थी पर बच्चे लिपटे तो होश आया, तब मैं ढह गया स्थिति की भयावहता जानकर। क्यों? बस यही एक शब्द रुदन में बदल गया। मैं सघन अंधेरों में था। एक नितांत संपूर्ण संबंध, भरा पूरा दाम्पत्य, एक आधुनिक कॉलोनी में फ्रेंच विला सा मकान, जहां एक दीवार पर नारंगी बिगोनिया, दूसरी पर नीले जैको मुंशिया की बेलें चढ़ी इतराती थीं। 2 स्कूल जाते स्मार्ट बच्चे। मधुरा ने कभी शिकायत की नहीं, क्योंकि शिकायत की वजह थी भी नहीं। अभाव कोई था नहीं, समय की भी कोई भारी कमी नहीं थी। नौकरी समय से निबट जाती थी और पोलो क्लब के हर मैच और गेट टुगेदर में मधुरा साथ होती थी। मेरे हिसाब से आपसी प्रेम और उसकी अभिव्यक्ति भी यथासंभव हम दोनों के बीच रही ही। झगड़ा तो दूर, हमारे बीच कभी बहस तक नहीं हुई। असहमतियां आपसी समझदारी के निकष पर कसकर सहमतियों में तब्दील होती रहीं। रंगों, कपड़ों और खाने की पसंद में निसंदेह हाँ मेरी चलती, जिससे मधुरा को दिक्कत नहीं हुई। उसने हल्के पेस्टल फूलों के रंग और जॉर्जेट और शिफॉन अपना लिए, क्योंकि वह तो कोरा कैनवास ही थी।
जब ब्याह कर आई थी। जवाहर कला केंद्र में एक चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन पर पहली बार मैं मिला उसे। वह मेघदूत पर बनी 40 चित्रों की एक प्रदर्शनी थी। जब मेघदूत सीरीज के अद्भुत चित्रों को देखता देखता मैं अंतिम खंभे तक पहुंचा तो हतप्रभ रह गया था। कितना सामने! उस खंभे की बगल में मेघदूत की बिरहणी विप्रलब्धा यक्षिणी सी ठिठकी खड़ी थी। लंबे खुले केश, खाली बिना काजल लगी उन सफाक आंखों में कोई चिर प्रतीक्षा। सारे चित्रों में रचे सारे चेहरे और इनकी गढ़न का स्रोत मानो यही एक चेहरा था। कर्ण चुंबित आंखें और शुक नासिका और डोरी जैसे होंठ, दंत पंक्ति भी एक सार। जब मैंने एक चित्र खरीदा और चेक काटा तो सामने भी वही थी। मुझे दे दें, मैं कृष्णदेव शर्मा जी की बेटी हूँ। एक पीढ़ी दर पीढ़ी चित्रकारों का परिवार, उसमें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त विश्व भर में ख्यात नाम कृष्णदेव ही हुए, जिनके 3 बेटों के बाद एक बेटी थी जिसका बहुत चाव से नाम रखा गया मधुरा। उस रोज वे ईश्वर की उदारता से अभिभूत हो गए। जब मैं विवाह प्रस्ताव लिए उनके घर पहुंचा, अपने सिविल जज पापा और मां लीला जोशी के साथ, जो चित्रकला विभाग की विभागाध्यक्ष रह चुकी थीं, कृष्णदेव जी से बखूबी परिचित थीं। वे बार बार यही कहते रहे कि दुनियादारी से अपरिचित मेरे जैसा चित्रकार चिराग लिए भी खोजता तो अपनी बेटी के लिए ऐसा घरवर न खोज पाता। सगाई और शादी के बीच की संक्षिप्त कोर्टशिप में मधुरा मुझे तो बहुत खुश लगी। हम 2 बार छुपकर डेट पर भी गए। एक बार पिक्चर देखी। मैंने उसे उपहारों से लाद दिया। हमने फोन पर कई बार बात की। सब कुछ तो यथोचित था। फिर क्या मैं अपनी पत्नी को कभी जान ना सका? वह इतनी भावुक तो कभी नहीं थी कि ना ही वह असमंजस में रहने वाली महिला थी। उसका जीवन उसकी वार्डरोब्स की तरह तहाया हुआ जमा जमाया था। वह अच्छी माँ थी, शानदार पत्नी, जिस पर मैं गर्व करता था। मुझे वह कभी घटिया एकता कपूर टाइप सीरियल देखते नहीं मिली। फ्लाइट और हेयर ड्रेसर के यहाँ प्रतीक्षा करने के अलावा उसने कभी चमकदार और फैशनेबल मैगजीन्स नहीं पढ़ी। वह हिंदी की अपनी पसंद के उपन्यास और अंग्रेजी के मेरे सुझाए उपन्यास पढ़ती थी। उसके फोन कभी लॉक्ड नहीं रहे। मैंने देखा व्हाट्सएप पर उसका कोई किटी ग्रुप नहीं था। फेसबुक पर वह महज होने भर को थी। अलबत्ता उसने यह जरूर बताया था कि वह अपने पापा के चित्रों के फोटो प्रिंट्स बेचने के लिए कोई फेसबुक पेज चलाती है। देह हमारे बीच लस्ट और लव के सही सही मिश्रण में थी। फिर कोई तीसरा? मैं यह जानता था कि मेरे आसपास तितलियों ने पर फड़फड़ाए थे, जिनके पर मैंने उंगलियों में रंग न लगे इस एहतियात के साथ छूकर छोड़े थे। कभी उन्हें जिंदगी में भीतर नहीं लाया, जिसका मधुरा को एक जायज सा अंदाज था, बल्कि एक समारोह में एक तितली उसके सामने ही मेरे कॉलर पर आ बैठी थी, जिसे देखकर मधुरा ने बीवियों जैसी कोई अहमकाना हरकत नहीं की, ना ही घर आकर ताना कसा। उस रोज हमने रॉयल राइडर्स का मैच जीता था। मैं कैप्टन था टीम का। एक सीनियर आर्मी ऑफिसर की बेटी ने आकर चूम लिया था। सबने देखा, सबने महसूसा कि मधुरा को कैसा विश्वास है अधिराज पर। एक सहेली ने उसे टोका तो बोली, अरे वह लड़की तो कितनी बच्ची सी है। आजकल लड़कियां अपने पिता का भी तो चूमकर अभिवादन करती हैं। मधुरा से ना तो शॉपिंग अकेले होती थी, न वह बच्चों के स्कूल कभी अकेले गई, न मेरे सामाजिक दायरे के बाहर कोई दायरा उसका अपना था। लव बर्ड्स कहते थे मेरे सर्कल के लोग हमें। हमारा जोशी परिवार संक्षिप्त था, कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरे माता पिता छोटे भाई स्वराज के पास जर्मनी में रह रहे थे। फिर मैंने बच्चों के लिए लंबी छुट्टी ले ली। मेरा और उसका अधिकतर समय तो बच्चों के साथ बीतता। बहुत सा समय भीतर जो बीत रहा था उसी सवाल के हल में डूबा था। मैं इस बीच एक बार बच्चों को लेने परकोटे के भीतर अपनी ससुराल गया। मेरे ससुर इस घर का सूर्य थे जो अस्त हो चला था।
घर बची हुई रोशनियों में उदास था। यह वही घर था जिसमें मधुरा रही थी विवाह से पहले। पुरानी बसावटों के बीच असमानुपाती घर, जरूरतों के हिसाब से, जिसमें कमरे, मंजिलें, दालान, सीढ़ियां बने हों, पीले लाल पत्थर के गोखड़े, गोखड़ों की जालियां, बारजे, आंगन और ऐन बीच से मुंह उठाए खड़ा पीपल, दीवारों से सटे पड़ोस के सहन और दूसरे चचेरे भाई के हिस्से की छत पर जाकर गुम हो गई सीढ़ियां और दरवाजों में लगे अबोली के सांकल ताले। मधुरा के पिता मिनिएचर पेंटिंग की दुनिया के शीर्षस्थ नाम थे। बिना गुमान बड़े बड़े सम्मान उनकी बैठक और शयन कक्ष में तरतीब से लगे रहते थे। वे पेंटर थे, मगर स्टूडियो जैसा कोई कमरा उनके पास न था। उनके सोने के कमरे में एक सादा पलंग था और जमीन पर सादा फर्श, जिस पर 3 छोटी बड़ी चौकियां और मखमली आसन थे, जिन पर वे बैठकी की मुद्रा में योगी की तरह मेघदूत की चंचल विद्याधरियों, कामाग्नि में जलती विरहणी यक्षिणी की अधखिली जंघाओं में रंग भरते। उनके 2-1 चेले और तीनों बेटे बिना मन भटकाए गुरुकुल के शिक्षार्थियों सा भाव लिए पीन पयोधरा बनी ठनी के पारदर्शी ओढ़ने में से आवृत कम, अनावृत ज्यादा होते वक्ष बनाना सीखते। कमरे के पार खुलती छत कुछ शेड से, कुछ पेड़ से और कुछ पतंगों वाले आसमान से ढकी थी। एक कोने में उनकी रंगों की प्रयोगशाला थी। एक काठ की पुरानी अलमारी में रंगीन मिट्टियां, लवण, चूर्ण धातुएं रखी रहती, जिनसे उनका एक न एक चेला रंग बनाया करता। ज्यादातर चेले बेटे, भतीजे, भांजे थे, किंतु बाहर से सीखने आने वाले 2-3 चेलों के लिए इस छत पर अलग से सीढ़ियां बनी थीं, जो मस्जिद वाली गली में उतरती थीं, जिन्हें इमली का पेड़ ढके रखता। छत पर एक दीमक खाए चौकटे वाला विशाल गोखड़ा था, जिससे पूरा घर बारातों, ताजिए, गणगौर और तीज की सवारियां देखा करता। इस घर में अटके थे कुछ अतीत चित्र। नदी तट पर नंगे पैर विचरती लक्ष्मी के केशों को आपने इतने भारी जूड़ों में कस दिया है। लक्ष्मी है, देवी है बेटा, मुक्त केशनी कैसे छोड़ूं? पर यहां तो वह रमणी है पापा, शेषशाही विष्णु के चरणों को चापने की ड्यूटी से मुक्त, अपने में मगन, उल्लू पर सवार न होकर उसे उंगली पर पालतू की तरह बिठाए। आप प्रयोग कर रहे हो चित्रों में, तो आस्था क्यों रोक लेती है? परंपरा क्यों बींध देती है? तुम्हारे कहने से मैं लक्ष्मी को जीन्स पहनाकर बाइक पर फर्राटा मारते कैसे रच दूं? पापा, रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने। अचानक किसी ने एफएम पर चलते इस गीत का वॉल्यूम बढ़ा दिया था। मधुरा ने गवाक्ष की जाली से झांका, कोई दिखा नहीं। दीवार पार इमली के पेड़ से लगी एक सुनसान हवेली की छत पर लंगूर जमे हुए थे। मधुरा ने पापा के कमरे की बाबा आदम के जमाने की घड़ी को देखा। अपना सामान समेटने लगी। आज यहीं रुक जा बेटी, बहुत दिन हुए बाप बेटी के झगड़े को। तुझे नए चित्र दिखाऊंगा, बातें करेंगे, पहले जैसे हंसेंगे। बच्चे कोचिंग से घर पहुंचते होंगे पापा। आज शाम को अधिराज के पोलो क्लब के साथी डिनर पर आएंगे। मम्मी जी गन्ने के रस की खीर बना रही हैं। आपकी ड्यूटी है कि आप शाम को भिजवाओगे। हैं, मैं नहीं आने वाला। तू जाने, तेरी बाई जाने। मेरे कहने से जब तू रुक नहीं सकती तो आप मत आना, भेज देना ड्राइवर के हाथ। ड्राइवर भग गया। पापा, आपको भेजनी है, मैं नहीं जानती किसके साथ। अधिराज के दोस्त गन्ने की खीर नहीं खाएंगे तो चलेगा नहीं क्या? दारू के बाद खीर कौन खाता है? पापा जी, नो बहस। ये लक्ष्मी की सीरीज जब पूरी हो जाए तो बताना। अधिराज के दोस्त हैं, जोधपुर रॉयल, अच्छी कीमत है। ये सीरीज बिकाऊ नहीं है मधुरा। तो यह वृंदावन के एक मंदिर ट्रस्ट को दे रहा हूं मैं। मुफ्त? हाँ, अब पुण्य कमा लो ना। कब तक देवता देवियों को रच रच के बेचूं? अब लक्ष्मी को मुक्त करूं ना। ठीक बात है, खीर मत भूलना। अपनी बाई को बोल दे कि वो शिबू के साथ भेज दे। मधुरा उस रोज लौट आई थी, खीर भी पहुंच गई। खीर की तारीफ हुई तो विनम्रता से मधुरा ने स्वीकार कर लिया।
बहुत मन लगाकर आप डिनर बनवाती हैं मिसेस जोशी। ये खीर खाकर बचपन याद आ गया। रावलों के महाराज बनाते थे। हॉस्टल से लौटता तो मासा को याद रहता कि आप अब भी अपनी रसोई में यह सब बनवाती हैं। मेरे मायके से बनकर आई है आप लोगों के लिए। बहुत मेहनत। जी हाँ, मेहनत तो है इस खीर में, पर मेरी माँ को अच्छा लगता है पुराने व्यंजनों को बनाना। उस पर अधिराज की फरमाइश हो तो मैं कितना संतुष्ट था उस दिन। लेकिन अगले 3 दिन बाद मधुरा के पिता जिन दिनों लक्ष्मी और उनके वाहन पर एक खूबसूरत सीरीज बना रहे थे, वे इसी कमरे में उल्लू से खेलती मुक्त केशी लक्ष्मी का अंतिम चित्र पूरा करके सोए और कभी उठे नहीं। मधुरा बार बार उनकी देह से लिपटकर रोकर कहती रही, काश वह उस दिन रुक गई होती। मैं उन्हीं दिनों में लौट गया जब हम दावतें देते थे। अब न वह महफिलें रहीं, न रौनकें। मधुरा मेरी फरमाइशों पर न केवल खुद जुट जाती, मायके में भी माँ को चांदपोल की गलियों के विशेष हलवाइयों के यहाँ से यह वह लाने में सहायकों को दौड़ा देती। घर के महाराज खींचते, पर मधुरा को ना कौन कह सकता है। मधुरा स्वयं किसी को ना कब कहती है, चाहे नौकर हो कि बच्चे, कि मैं या मेरे परिवार के लोग, दोस्त। मधुरा का ना कब सुना कंवर साहब आपने? यह विशेष अधिकार तो हम बूढ़ों को मिला हुआ था ना। मैं यह विनम्र कटाक्ष भूल नहीं सका था मधुरा की माँ का, जब मैंने उनको बोला था, आप उस रोज उसे रोक लेती यहीं, मुझे ही वह मना कर देती। पापा जी की इतनी इच्छा थी तो। टूटकर चाहने वाले और तूफानों में लाइट हाउस बने पिता का आकस्मिक निधन निश्चय ही हताशा देने वाला था। लेकिन माता पिता सबके एक न एक दिन जाते हैं। उस हताशा में बच्चे अपने बच्चों को छोड़कर जान नहीं देते, यह तो हर कोई जानता है। अपने प्रति, अपने अबोध बच्चों के प्रति कोई माँ इतनी निष्ठुर नहीं होती। वह कितनी सुंदर, संतुलित, कार्यकुशल महिला थी। उसे एहसास था जिम्मेदारियों का। वह मर नहीं सकती। आज कृष्णदेव जी की बरसी पर हम तीनों यहाँ हैं। मेरी सास बताती हैं कि मधुरा की ही जिद थी कि शादी के बाद मेरा कमरा बदला न जाए। मैं आऊंगी तो यहीं रहूंगी। पहले जापे में भी कंवर सा आखिरी महीने तक वह इसी दूसरी मंजिल पर रही। हम डरते कि पैर फिसला तो। हाँ, याद है। मधुरा को गए दूसरा महीना बीत रहा है। उसका कमरा ज्यों का त्यों रखा है। जैसलमेरी कशीदे वाले रंगीन चटक कुशन, गाढ़े लहकदार रंगों के साटनी पर्दे, जिनमें लगे सुनहरे घुंघरू हवा से छनकते। मैंने पहले कभी गौर नहीं किया कि मधुरा पहले चटक रंगों को इस तरह पसंद करती थी। यह सस्ती छनछन। मैंने तो पहली ही रात घुंघरू वाले पाजेब उतरवा दिए थे। मैं मधुरा के कमरे के गोखड़े से नीचे झांकने लगा। नीचे बावड़ी थी, पीछे इमली के पेड़ से ढकी सीढ़ियां और गली, गली के पार मस्जिद और वह पुरानी हवेली। बावड़ी में पानी नहीं, मोहल्ले का कचरा ठूंसा था। मधुरा जब थी, मैंने कभी इस पुराने अजायब घर में दिलचस्पी नहीं ली। मैं ससुराल बहुत बड़े अवसरों पर ही आया। शादी ब्याह, अपने बच्चों के जन्म के समय भी कुछ घंटों को ही आया। बाद में मेरे 2 साले शहर के बाहरी हिस्सों में आ बसे, तो मैं वहां अपने सास ससुर से मिल लेता। इस मोहल्ले तक गाड़ी लाना ड्राइवर तक के बस की नहीं। 2 गली पहले कार पार्क कर पैदल इन भीड़ भरे गुंजलों में चलना भी बहुत झंझट का काम लगता था मुझे। उसने तो कई बार कृष्णदेव जी को और अपनी माँ को साथ रहने को आमंत्रित किया। मैं वह पुराना घर बिकवाकर परकोटे के बाहर किसी कॉलोनी में घर बनवाने की जिम्मेदारी तक ओढ़ने को तैयार था, लेकिन मधुरा ने ही सिरे से नकार दिया। बड़े भाई परीक्षित, मधुरा और सास ससुर को छोड़ किसी को मोह नहीं था उस पुराने घर से। इस पुराने घर से उन लोगों के लगाव को मैं नहीं समझ सका था, पर अब मैं समझना चाह रहा हूं मधुरा का लगाव इस घर से, इस कमरे से। मैं कभी एक रात से अधिक यहां नहीं रुका, लेकिन बच्चों को घर भेजकर मैं यहां 2 दिन रुक गया। मैं रात भर उस कमरे को किसी खजाने की प्रत्याशा से खोदता रहा। मुझे उसकी अलमारी का
एक काठ की मंजूषा का ताला तोड़ना पड़ा। मुझे 3 पुर्जे मिले, बिना तारीख बिना नाम, हिंदी में लिखे, जिनमें पहले का अर्थ मुझे खुद पता न था। किसी मध्यकालीन कवि के लिखे किसी पद सा। पहला, ठाकुर या मन परतीति है, जो पे स्नेह न मानती हुए हैं, आवत हैं नित मेरे लिए, इतनो त विशेष कह जानती हुए हैं। दूसरा, गूंगा आंगन गूंगा कमरा, करे न कोई बात, राही मासूम रजा। तीसरा, ये वो चीजें हैं जिन्हें देखकर तुम्हारी याद आई। ये उपहार नहीं है, ये कंकर पत्थर हैं। मैं हैरान हूं, तुम्हें क्रीम कलर पसंद नहीं, फिर भी उसी रंग की साड़ी पहने हो। और मिली एक हैंडमेड पेपर डायरी, जिसमें कई हिंदी की कविताएं थीं, जिनकी तारीखें उसके कॉलेज के दिनों की थीं। कुछ उसकी अपनी, कुछ बड़े कवियों की। रोजनामचा डायरी के पीछे दर्ज था, मैं गर्भवती होकर मायके लौटी हूं, मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता, लज्जा आती है, जिन गलियों में फ्रॉक पहनकर डोले हो। दरवाजा खुलते ही इमली और नीम के फूलों की खट्टी मीठी तुर्श महक से भर जाने वाला मेरा ये कमरा बाहें फैलाए है। मेरे कमरे के दरवाजों खिड़कियों के पर्दों में लगी घंटियों की आवाज, वह मस्जिद की मेहराबों के पीछे लुका छिपी खेलती हवा के साथ बजती बांसुरी में राग हंस ध्वनि, ये छोटे अजीबो गरीब उपहार, चांदी की छोटी डिबिया, चीड़ जड़ी पोटली, नन्हे गणेश, कौड़ियों जड़ी इडोनी, जैसे मेले की गंवई खरीद। मैं हैरान थी, क्या ये शिबू की बदमाशी है? एक रोज कान पकड़े तो उसने उस इमली वाली हवेली की तरफ इशारा किया। वहां कोई नहीं था, पर कोई था, कोई सफेद फरेब। भूल गई, लड़कियां होती ही फरेब का दूसरा नाम। वो गैला सा तेरा दोस्त, संगीत मास्टर, समर नाम है उनका, अब भी यहीं रहता है उस मनहूस हवेली में। आधी बिक गई, शादी नहीं की। उह, जाने दो, तुम्हें क्या, तुम बताओ। इस बार भी कंवर सा पोलो टीम के कैप्टन है जी, हमें कोई नहीं घुसने देगा क्या रामबाग पैलेस के पोलो ग्राउंड में? पास दिलाओ ना। सुना तुझे लाखों का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जयपुर के पुल और सड़क किनारों पर चित्रकारी का। मैं कोई अकेला थोड़े ना हूं, उसमें 10 लोग हैं, पर बाबूजी का आशीर्वाद और सिफारिश से मिला। पहला पेमेंट हो गया तो शादी कर ले। हैं, सब यही कहते हैं। शादी से क्या मिलता है जीजी, लोग आपको बदलने पर तो लाते हैं। आप कहाँ रही, लेडी बन गई। मैं उस दिन कितने दिन बाद हंसी। उसने मेरी मुट्ठी में चिट्ठी और एक पोटली पकड़ा दी। मैं सिहर गई। ये वो चीजें हैं जिन्हें देखकर तुम्हारी याद आई। ये उपहार नहीं है, ये कंकर पत्थर हैं। मैं हैरान हूं, तुम्हें क्रीम कलर पसंद नहीं, फिर भी उसी रंग की साड़ी पहने हो। तुमने शिबू से कहा कि तुम्हें राग बसंत पसंद है। मैं बजाता, बसंत ही बजाना शुरू किया था, लेकिन क्या जाने क्या हुआ कि मैं बजाते बजाते राग मारवा बजा बैठा। मरुस्थल की पीली आंधी ने मेरे जहन को घेर लिया था। तुम बेचैनी से उठकर गोखड़े तक आई। मुझे ग्लानि हुई, क्योंकि तुम्हारा पूरा टाइम चल रहा था। अगले दिन तुम्हें अस्पताल जाना पड़ा। मुझे माफ कर देना। इस व्यक्ति को मैं ठीक से जानती तक नहीं, दूर से यह मेरी छोटी छोटी पसंद जानता है। यही है क्या प्रेम, जो पुच्छल तारे की तरह कई 100 वर्षों में दिखता है, जिसकी स्त्रियां केवल कल्पना करती हैं। एक के अंदर एक बंद होने वाली काठ की गुड़िया में, आखिरी गुड़िया में यह खत बंद था। गली में नीचे लड़कियां सितौलियां खेल रही हैं। उनमें नीली मखमल की फ्रॉक पहने मैं भी हूं। 6 साल की मैं 8 साल के समर को सफेद टोपी लगाए उसके अब्बू के साथ जाते देख सकती हूं, जो मुड़ मुड़ कर केवल उसे देखता है। लेकिन अब ये घड़ियां अतीत हुईं। गेरू पुती दीवार के आले में मैंने पोटली में बंद उपहार रख दिए हैं। एक जगह और दर्ज था, मैं जिनके साथ रहती हूं वे कहते हैं कि वे कभी सपने नहीं देखते। असफलता शब्द उनके कैटलॉग में नहीं है।
हम 4 जनों के लिए घर के बाहर 2 गार्ड और भीतर 4 नौकर रहते हैं। छत नहीं है उनके घर में, ढलवा छतों वाली विला है, जबकि यहाँ बर्फ नहीं गिरती। उन्होंने बच्चों को कभी क्रेयॉन्स लेकर नहीं दिए कि दीवारों पर बनी बाल कलाकारियों से उनको चिढ़ है। सीधे कंप्यूटर दे दिया। मैंने वहां पायल नहीं पहनी कि उनको रुंझुन नहीं पसंद। बहुत यार बाश हैं वो, बहुत सोशल। घर के बाहर के लोगों से दोस्तियां उनको जगर मगर रखती हैं। तीखी मूछ, ऊंचा माथा, चमकदार हंसी। वो कहते हैं कि लोग उनको पसंद करते हैं। जो लोग उनको पसंद करते हैं, ये उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं। क्या ये खुद के अलावा किसी को पसंद कर सकते हैं? अनजाने में ये जिन संभ्रांत शाही लोगों की नकल करते हैं, वो लोग जानते हैं कि ये उन लोगों में से नहीं, तो ये कहते हैं कि वे भी उन लोगों को केवल पोलो की वजह से झेल रहे हैं, क्योंकि पोलो इनका पैशन है। पर जब चाल, हंसी, कपड़े जैसे ब्रीचेस और जोधपुरी कोट, बातें, खाने की पसंद और अंदाज, गाड़ियों की ब्रांड्स को लेकर मैं इनको उन लोगों की नकल करते पकड़ लेती हूँ जिनसे यह एक किस्म की नफरत करते हैं, तो वे खिसियाहट चेहरे पर ले आते हैं। एक अजीब किस्म का चश्मा लगाए हुए हैं। वे हर किसी को क्लासलेस कह देते हैं। मैं चाहती हूं कि वे उसे हटा दें, ताकि मैं भी उन्हें अपनी मौलिकता में दिखूं। मैं कब इतनी सहज होंगी कि उनसे कह सकूंगी, क्लासलेस और क्लास के परे भी बहुत कुछ होता है। मुझे हल्के रंग की शिफॉन साड़ियों में देखना ही इनको पसंद है। ये खुद को किसी फिल्मी हीरो सा मानते हैं। क्या होगा जब मैं किसी नायक की सुंदर पोर्सलीन में ढली गुड़िया सी फिल्मी पत्नी के किरदार में बंद ऊब जाऊंगी? नीरजा कहती है उसे मेरा जीवन पसंद है, एक पोएटिक लाइफ फुल ऑफ रोमांस, पोस्टरों में उतरे प्यारे बच्चे, टॉल डार्क हैंडसम पति, कला का पारखी, कमाल की आवाज जिसकी। कभी कभी नीरजा और उस जैसे कईयों की इस खुशफहमी को तोड़ देने का मन करता है, पर क्या कहकर? क्या उन्होंने शिकायत का कभी मौका दिया? कभी तेज आवाज में बोले, आपसे तुम तक नहीं कहा, किसी बात के लिए नहीं रोका? सपनों की सी दुनिया भी कभी कभी बुरी लगती है क्या? क्या मैं बेवजह खुशी में असंतुष्टि खोजने के महान तर्क खोजती हूं? पास में नदी होते हुए तृष्णा की तरफ डग भर रही हूं। अति तृप्ति की मारी हूं, तृष्णा के लिए त्रसित। उन्होंने महज एक बार पूछा था अतीत, पहले बच्चे के जन्म के बाद, जब मेरे मायके में सूतक लगे थे और यह मेरे सिरहाने बैठे थे, घर चलने की जिद लिए। प्रेम या देह का कोई अतीत न होते हुए भी मैं पसीने में डूब गई थी, लेकिन कुछ था जिसका हकीकत से कोई वास्ता न था। पिताजी ने हर रात सिरहाने कैंची रखी थी और कमर तक लंबे बालों को तेल लगाकर बांधे रखने की सलाह दी थी। वे सोचते हैं कोई भूत या जिन्न मुझे नींद में चलाता है कि मैं संगीत की स्वर लहरी पर सम्मोहित तीसरी मंजिल पर चल देती हूँ। मस्जिद पार तान उठती है, खबर लीनी ना मन रंगवा, बिसर गई मधुबन में। मैं मौत से नहीं डरती। यदि कभी मैं मरती हूं तो मेरे साथ ऐसे अलौकिक पल जाएंगे जिन्हें शायद ही किसी ने जिया हो। मध्य रात्रि के उन रागों की मानिंद जो जीने और मरने के बीच का फर्क भुलवा दें। अधिराज आज यह किससे मिल रहा है? अधिराज अपनी मृत पत्नी की अजनबी देह गंध से हैरान है। वह तीसरी मंजिल की रेलिंग पर अपनी बाहें टिकाकर खड़ा है, 3 पुर्जे हाथ में फहरा रहे हैं। सामने इमली के पेड़ के पीछे चोर नजर से ताकती हवेली आधी गेरुआ पुती है, जो बिकी नहीं है। बाकी आधी सफेद डिस्टेम्पर से चमक कर फूहड़ सी दिख रही है। कृष्णदेव जी के कमरे में अब उसी मुद्रा में मधुरा के बड़े भाई परीक्षित बैठते हैं। उस रोज मुझे परीक्षित जी से मिलने आए लोगों में शिबू मिल गया। शिबू करीबी था मधुरा का, उसका हर छोटा बड़ा काम करना। यूं शिबू शिष्य था कृष्णदेव जी का, मधुरा और उसके पिता का मैसेंजर और सहायक भी।
वह मुझसे नजर बचाकर गुजर रहा था। मैंने आवाज दे दी, पहले इतना आते थे, अब तुम्हारी दीदी ना रही तो एक बार भी। चलो उसके कमरे में चलकर बात करें, मैंने उसके कंधों पर दबाव बनाकर कहा। क्या कहें कंवर साहब, बहुत परेशान था मैं कि वह कातर होकर बोला, तुम्हें कुछ पता है कि वह क्यों चली गई? कंवर साहब, हम क्या जानते हैं? वह उसके दबाव से कंधे छुड़ाता सा बोला। तो मिलने क्यों नहीं आए? कुछ तो है शिबू जो तुम भाईजान जाने वाले की रूह सुकून पाए। बहुत जिद ठाने हैं आप हमें गुनहगार बनाने की। तो सच तो यह है, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता उसे जानने की जरूरत क्यों हो? कम कहेंगे, कम में ही ज्यादा समझ लेना। हम कलाकार आदमी हैं, इशारों में रचते हैं, इशारों में कहते हैं। बहुत कहने की आदत हमें है नहीं। सच पूछो तो मधुरा दीदी के लायक आप थे नहीं। आप कहेंगे, क्या बकता है छोकरे? दुनिया की नजर में आप पुलिस के बड़े अफसर, शहर के नामचीन लोगों में आपकी बैठकी, लेकिन आप मधुरा दीदी के लायक यूं नहीं थे कि आपने छज्जे पर बढ़त पाती मधुमालती सीधे उखाड़कर अपने बगीचे में लगा ली। आप समझदार हैं, सच्चे ईमान वाले हैं, पर लोक सिधारी रूह का कोई अपना नहीं होता, आप जानते हैं। उसकी रूह में बिंधा कांटा कौन था, क्यों था, इस पहेली में मत पड़िएगा। हमें भी बस अंदाज का अंदाज भर ही रहा। हमने कोई जलालत इस गुनहगार आंख से नहीं देखी, पर आंखों की अलगनियों पर सूखते ख्वाब और होठों की दबी मुस्कानों में झरती इनायतें देखी हैं। हम 12 साल की उम्र से औरत के जिस्मानी और दिमागी खललों से वाकिफ रहे। हर दोजख देखा, हर जन्नत चख ली। कतई नहीं मानते थे कि साला औरत मर्द के बीच कोई इश्क मजाजी या हकीकी होता है, पर अब मानते हैं। हम कट्टर मुसलमान हैं भाईजान, हमें उनकी पागलपंथी कतई भली नहीं लगी थी। हर जुमे वजू से पहले निगाह ऊपर, नमाज भी शायद उन्हीं के नाम की पढ़ते रहे हों तो खुदा का कुफ्र। हमें गुस्सा आता, खाम खां एक बेहतरीन खानदानी बिरहमन लड़की, जिसे उसके बाप और भाइयों ने सिर आंखों पर रखा हो, जिसकी खूबसूरती पर हूरें शर्माएं। तुम सरकारी स्कूल के संगीत मास्टर। हमने कही, समर भाई, फिजूल है यह जहमत। हमको वह चाहे कि न चाहे, हमें तो नेह को ना तो निभानो है। वो कहते, पिटोगे? हम कहते, वह नौबत नहीं आएगी शिबू। हम जानते हैं अपनी हदें और उनकी शालीनता को भी। हमें कुछ नहीं चाहिए, अपनी मैली आंखों से देखें भी ना। कृष्ण देव जी की मेघदूत सीरीज की एक पेंटिंग खरीदने में उन्होंने अपनी उस पुश्तैनी हवेली का एक हिस्सा बेच दिया था। कैसा दिखता था वो? मेघदूत सीरीज की पेंटिंग खरीदने वाले अपने रकीब को देखने की चाह मुझे भी हो आई थी। बहुत ही 1.5 पसली का आदमी, लड़कियों जैसा पतला चेहरा, घने बाल, दरमियाना कद, दुबले, पीलापन लिए गोरे, हल्की भूरी कत्थई आंखें, पुराने फैशन के कपड़े पहनते हैं, चेहरे पर हमेशा हवाइयां। तो तुम कैसे कह सकते हो वह उसके लायक थी? मेरी आवाज में तुरशी आ गई थी। ये हमने कब कही कि वे उसके लायक थी? कतई नहीं। वो तो एक तरफा जज्बा। वो पागल तो गंगू तेली जैसा चंट भी कहाँ था। फिर ये शिकवा तो रहेगा भाईजान कि आपने उनको बदल डाला था। वो ऐसी नहीं थी जो आपके यहाँ जाकर हो गई। उनका ब्याह किसी कलाकार से ही होना चाहिए था, किसी ऐसे बंदे से जो उस दरिया को बांधता नहीं। कैसी थी? क्या कहें भाईजान, उनके मिजाज में एक खास किस्म की शाइस्तगी थी। इंद्रधनुष रंगों में वे खिलती थीं। उनके कान पक्के संगीत के जानकार थे। चित्रों की कदर थी। कृष्ण देव जी से छुपकर वे बनाती थी चित्र। एक पल कहीं टिकना नहीं, अभी इस छत पर तो अभी सड़क पर। गली के बच्चों के साथ सितौलिया रस्सी टापना छूटा भी नहीं था
कि आप शादी करके ले गए। आप में और उनमें उम्र का फर्क भी था। हमारा प्रेम विवाह था। हमें तो लगा था कि वे खुद से ही घबरा गई थीं। हवेली से उठता संगीत खींचता था। अब कहाँ है वह बंदा? चले गए। जिस दिन अखबार में खबर पड़ी उसके 13वें दिन। कहाँ? डर कर? डरता क्यों भला? वो तो कृष्णदेव जी के इंतकाल तक पर उनकी ड्योढ़ी नहीं चढ़े। चाहते तो ढाढ़स देने आते, लेकिन नहीं। मधुरा दीदी के जाने की खबर पढ़कर वे हक्के बक्के जरूर रह गए। आपकी ही तरह उनको भी नहीं पता था कि क्यों। उन्होंने हमें बस यह कहा कि वे निकल रहे हैं कैलाश मानसरोवर। वो तो मुसलमान है। हाँ तो विवाह होने के 2 साल पहले का कोई एक तरफा मूक प्रेम, कोई सिरफिरे संगीत टीचर का। उसकी चिट्ठियां, क्या मधुरा ने उत्तर दिए? यकीनन नहीं दिए होंगे। मैं सोच रहा था, लेकिन शिबू ताड़ गया। भाईजान, वह लगाव एक तरफा ही था हमारे जाने तो। मधुरा दीदी हंसती थी उस पर, उसकी हिमाकत पर, लेकिन लौट कर आती तो पूछती, तेरे गैले संगीत मास्टर ने निकाह किया? मेरे मना करने पर उदास हो जाती, लेकिन उसकी डायरी में लिखे ये शब्द क्या कहते थे? मैं मौत से नहीं डरती। यदि आज मैं मरती हूं तो मेरे साथ ऐसे अलौकिक पल जाएंगे जिन्हें शायद ही किसी ने जिया हो। मध्य रात्रि उन रागों की मानिंद जो जीने और मरने के बीच का फर्क भुलवा दें। ऐसी गूढ़ बातों ने मुझे और निराश और अकेला कर दिया। क्या वह वहां परकोटे में घुसते ही दाम्पत्य और बच्चों की मां होने का एहसास उतार फेंकती थी? क्या वह उसके साथ पिंजरे में मानवीय गीत गाने वाली मैना की तरह रहती रही, जिसके गीतों को वह खुशी का गीत समझता था? वो तो रटे हुए ओढ़े हुए शब्द मात्र थे। उसकी मैना होने की टिटकार तो कुछ और ही थी, खग की भाषा। मैं पागल हो रहा था दिन ब दिन। मैं संकोच छोड़ रहा था लोगों से पूछने में कि मेरी बीबी की मौत की वजह जानते हो तो प्लीज बता दो। बच्चों तक को पूछा। क्या कोई आता था? पापा, हमारे यहाँ तो हर कोई गार्ड के रजिस्टर में नाम लिखकर आता है। मम्मी फोन पर बात करती थी किसी से। पापा, आप हमें संभालने की जगह कैसी बातें पूछते हो? आपको हमारे दुख से कोई लेना देना नहीं। राजाधिराज ने एक दिन डपटते हुए मुझे आईना दिखा दिया। मैं इतनी अजीब स्थिति में था कि मुझ जैसे नास्तिक और वैज्ञानिक सोच की एकदम निष्ठुर सीमा वाले को इन दिनों कोई कहता कि आत्मा को बुलाकर पूछने की विधा वह जानता है, तो आंख मूंद कर उसके साथ चला जाता। एक बार पूछता जरूर। अब मधुरा की दूर की रिश्तेदार और सहेली नीरजा ही थी, जो हमारे सोशल सर्कल में थी। वो जिसका नाता परकोटे के भीतर की मधुरा और एसपी की पत्नी मधुरा दोनों से रहा। मैं उसके ऑफिस में उसके सामने जा बैठा। अरे अधिराज, कैसे हो? मैं ठीक हूं, पर यह जानना चाहता था कि मरने से पहले मधुरा तुमसे मिली? एक बार, बस यही, इतना ही, या और कुछ भी? कुछ नहीं। जो हुआ बेहद दुखद। क्या कोई चुप रहने, मुझसे छिपाने का षड्यंत्र है? उसका किसी से कुछ? अधिराज, तो तुम भी सोचती हो वह मेरे यहां खुश नहीं थी? मैंने उसे बदल डाला? नहीं पता क्या जवाब दूं। वह कुछ पल चुप रहकर बोली, आप खुद जानते होंगे कि वह थोड़ी अलग तो थी उन लोगों में से जिनके बारे में आप सोचोगे कि आप उनको समझते हो। उसके अगले ही पल वो कुछ और निकल पड़ते हैं। आपको लगेगा आप कुछ नहीं जानते। नहीं, वह कोई रहस्यमय नहीं लगी मुझे जब तक जिंदा थी। सादा दिल औरत थी। मरने पर तो हर कोई रहस्य ढूंढता है। पिता की मृत्यु ने उसे कुछ रोज उदास किया था। कुछ रोज? मुझे लगा वह उनकी मृत्यु के दुख से, उनके पास न होने के पछतावे से उबरी ही नहीं। क्या तुम्हें कभी लगा नीरजा कि कुछ और हो सकता है मधुरा के साथ? कोई मानसिक विचलन, बेवफाई, कोई चोट? अधिराज, आप अपना ख्याल रखें। वह आह भरकर मेरा चेहरा देखने लगी कि मानो मैं दुख से सनक गया हूं। तुम उस संगीत मास्टर को नहीं जानती?
कौन? मस्जिद के पास की हवेली वाला। ऐसा कोई वजूद ही नहीं था अधिराज। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दिन भर साथ रहते, साथ कॉलेज आना जाना, छत पर गप मारना। मैंने कभी ऐसा जीव नहीं देखा। आप अपना ख्याल रखें, कहीं और मन लगाएं। मैंने जिस मधुरा से शादी की और जो मर गई, वे दो बिल्कुल अलग व्यक्ति थे। यह तो मानोगी? हाँ, या एक ही व्यक्ति के दो रूप। अधिराज, मानो न मानो, पिता की मौत ही के पीछे उसका जाना था। मेरी मानो तो पीछे मुड़कर मत देखो अधिराज। अपने और बच्चों के लिए आगे बढ़ो। अपने को ऐसी चीजें कर क्यों यंत्रणा दे रहे हो? कैसे हैं राजाधिराज और सृष्टि? मुझे सच पूछो तो पता ही नहीं। मेरी माँ ही आजकल उनको देख रही हैं। मुझे नहीं पता उनसे कैसे बात करूं। राजाधिराज मुझसे ठंडा व्यवहार कर रहा है, जैसे उसकी माँ के जाने की वजह मैं हूं। हो सकता है वे आपको इस तरह पीड़ा में देखकर परेशान हो। आप उनसे बात करने की कोशिश करो। वे अपना दुख तो झेल ही रहे हैं। आप अपना उन पर मत डालो। उन्हें बाहर ले जाओ बदलाव के लिए। जब मैं घर पहुंचा, उसके कमरे में रजनीगंधा के फूल लगे थे। ओह, यह सृष्टि का काम होगा। मेरी प्यारी बच्ची। मुझे याद आया, माँ ने हिदायत दी थी कि मैं सोने के समय घर पर रहना याद रखूं। आज भी देर हो गई। वे तुम्हें मिस करते हैं अधी। वे जानते हैं तुम्हें संभलने के लिए वक्त चाहिए। सृष्टि रात को डरती है, बुरे सपने देखती है। राजाधिराज समय से पहले बड़ों सी बातें करने लगा है। माँ ने आज सुबह ही तो घर से निकलते हुए कहा था। मैं भूल गया अपनी भटकन में। मैं कपड़े निकालने के लिए वार्डरोब की तरफ बढ़ा। घर में हर जगह मधुरा की विगत उपस्थिति का राज था, जिसे मैं बदल नहीं सकता था। हताशा में मन तो किया कि सब निकालकर फेंक दूं, तोड़ दूं। मुझे सोए हुए अरसा हो गया था। जिस्म थककर चूर था, दिल सूजकर दर्द से बेहाल। लेकिन मेरा दिमाग सो नहीं रहा था, ओवर टाइम कर रहा था। बिस्तर पर पड़ते ही मुझे याद आया कि सुसाइड नोट न मिलने तक मधुरा की मृत्यु के तुरंत बाद एक अजाने भय के तहत उसके फोन से मैंने उसका नया सिम निकालकर पुराना डाल दिया था। तब तो एक सुन्न मनह स्थिति में मैंने उसे वॉलेट में रख लिया था। अब कई दिन बाद उसका ख्याल आ रहा है। मैं तुरंत उठ बैठा, सिम की खोज में वार्डरोब बिखेर दी। एक डर्टी लिनन बैग में वह पैंट मिल गई जिसमें सिम भी, तो उसी वक्त फिर उसे उसके फोन में डाल दिया। उस सिम को लगाने पर मुझे उसके कांटेक्ट लिस्ट में कुछ नया नहीं मिला। व्हाट्सएप पर भी बहुत कम संपर्क थे। एक रोज एक अजनबी औरत का फोन मधुरा के फोन पर आया। मैं चौंक गया कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। आप अधीर हैं? मेरे और मधुरा के नितांत निजी पलों का यह नाम कौन जानता है? मैं मधुरा की किसी ऐसी अंतरंग मित्र को नहीं जानता था कि जिससे वह मन की बात करती हो। जी नहीं, मैं AR जोशी। आप मधुर के पति नहीं? जी हूं। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। यह सुनकर मैं खींच गया। आजकल हर कोई यही दावा कर रहा था। जी, मैं कहकर फोन काट सकता था, लेकिन मेरे नितांत निजी फोन पर आई इस कॉल और इस संबोधन ने उत्सुक कर दिया कि शायद यह कुछ जानती हो मधुरा के बारे में। आप कौन हैं और कैसे जानती हैं? यानी जानती थी उसे। मैं उसकी फेसबुक फ्रेंड हूं, पर वह फेसबुक पर कभी सक्रिय नहीं थी। वह मैं नहीं जानती। मधुर शिवा नाम की एक बेहद सुंदर युवती मेरी फेसबुक मित्र थी। हम हर शनिवार सुबह 8 से 10 चैट करते थे। कुछ महीनों से वह नहीं दिखी। मैंने 1 महीना पहले उसकी वॉल देखी। वहां कुछ लोगों ने रेस्ट इन पीस लिखा हुआ था। मुझे विश्वास नहीं हुआ। तब मैंने उसके दिए इस नंबर पर कॉल किया। यह नंबर बहुत अरसे से स्विच ऑफ आ रहा था। आप जानती हैं उसकी समस्या क्या थी? बल्कि मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ। सच पूछे तो मैं यही कहूँगा, नहीं जानता। बहुत कुछ नहीं जानता। मैं डूब रहा था नए नए रहस्योद्घाटनों से। मेरे हिसाब से तो वह इस कदर बेलौस
शख्सियत थी कि उसे लगता था उसे बहुत कुछ करना है। अपनी एक कविताओं की किताब लिखनी है, पिता की मिनिएचर शैली की देवियों का स्वरूप बदलना है, उसे अकेले विश्व घूमना है, उसे एक बार बिकनी पहननी है, एक बार मोटा काजल लगाना है, एक बार कैबरे देखना है, एक बार सही मायनों में इश्क, मतलब अपने सपनों से इश्क। मगर जाने दीजिए, हर आमो खास औरत की तरह उसने हमेशा यह सोचा, दूसरे क्या सोचेंगे, या पहले ये कुछ चीजें निपटा दूं। वह सपनों में नहीं, उनके ट्रांस में जीती थी। मधुरा यह सब नहीं चाह सकती थी। हो सकता है अभिनय करती हो फेसबुक पर। क्यों सच में नहीं? सच में तो वह बहुत सोबर संजीदा हाउसवाइफ थी। उसने अपने पिता की कला को कभी हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, कविताएं शायद एक आध बार, वह भी मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए। आप रहती कहाँ हैं? आपसे मिलकर बात हो सकती है। खुदा का रोल निभाना बंद करिए डिप्टी कमिश्नर साहब। आप हर व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते हर समय। मेरे अंदर की पुलिस चौकन्नी हुई। आप औरतों को नहीं जानते अधीर। मैं लंदन में रहती हूँ, कभी भारत आई तो मिलेंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम अजरा नसीम बेग है। उसने जरा भी कोई नकारात्मक संकेत दिए होते तो मैं रोक सकती थी। मुझे बेइंतहा अफसोस है, मरकर उसने खुद को मेरी निगाह में देवदूत बना लिया। अंक शास्त्र में वह कमाल थी। उसके भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुए। कुदरती तौर पर मैं फरिश्तों में यकीन नहीं रखती, मगर वह खुद ही तो उनमें से एक थी। फोन रखकर मैं और उलझ गया था। क्या कोई नाम किसी को समूचा बदल सकता है? मैंने इस नंबर से डाटा यूज कर उसका फेसबुक पासवर्ड बदला और फेसबुक अकाउंट खोला। मधुर शिवा उसकी दूसरी फेसबुक वॉल। सैकड़ों की तादाद में अजनबी दोस्त, स्टेटस में रोज नई कविता, एक दो पुराने फोटो में, बाकी पिता की पेंटिंग्स की देवियां नायिकाएं। कौन मधुरा जोशी? वह मधुर शिवा थी, हमारी बेहद अजीज दोस्त। क्या कोई नाम किसी को पूरा बदल सकता है? यह थी मधुरा की असल दुनिया, जिसमें उसे कुछ देर रहने की इजाजत मिली है। वह जानता है जल्दी ही वह वक्त भी आएगा जब इस दुनिया के दरवाजे बंद होंगे, उस पर बत्तियां बुझाकर मेजबान दरवाजे तक विदा करने आएंगे। वह गली में होगा जहां से 2 गली दूर उसकी गाड़ी पार्क होगी। लौटते में नुक्कड़ पर खड़े लोग उसे देख कानाफूसियां करेंगे। हाँ, यही है वह। चुप रहो, शहर का एसपी ट्रैफिक है। इसकी बीवी इसके जुल्मों से। जुल्म? क्या जाने। ऐसा हो उससे पहले मैं वापस जा रहा हूं, या ये कहें कि मेरा एक हिस्सा वापस जा रहा है। एक हिस्सा यहीं छोड़ जा रहा हूं, जो त्रिशंकु बना अंतरिक्ष में लटका रहेगा, क्योंकि इसकी जिज्ञासा शांत ही नहीं होती, जिसे वही छूकर समझा सकेगी। मैं ट्रैफिक चालानों की दुनिया में, नागवार लोगों की नकली मुस्कानों में, राइडिंग क्लब और पोलो की दुनिया में। मैं चाहता हूं मेरा अतीत एक लगातार दूर होती याद बन जाए, जो मेरे अंत में मुझसे यह पूछने को मजबूर कर दे कि मैं इतना अंधा कैसे था, इतना अनजान। मैं उसकी मृत्यु के बाद पहली बार रॉयल राइडर्स की किसी पार्टी में गया। क्लब के हॉल में हमेशा की तरह मीठा शोर था, जो कभी मुझे जोश से भर देता था। सब दोस्ती का जाम पी रहे थे। किसी का ध्यान पता नहीं मेरी लंबी गैर मौजूदगी पर गया या नहीं। आज मौजूदगी तक पर नहीं गया। हालांकि एक एक बार घर आकर ये लोग सहानुभूति जतला गए थे। आज उसे लगा था कि लंबी अनुपस्थिति के बाद लोग उसके लौटने के नाम पर जाम पिएंगे, जबकि वह सोचता था कि वह महफिल की जान है। संगीत चल पड़ा था, लोग डांस करने लगे। मुझे लगता था वहां मौजूद हर एक को मालूम था कि मैं लौट आया हूं। वे सब कनखियों से मुझ पर, मेरे व्यवहार पर नजर रखे थे कि मैं अकेला क्या करूंगा, किस ग्रुप की ओर बढ़ूंगा, वह ग्रुप कैसे प्रतिक्रिया करेगा। मैं उस वक्त खुद को अकेला पाकर भी घिरा पा रहा था। क्या मधुरा ठीक सोचती थी? रोज सुबह उठता हूं,
रोज रात को सोता हूं इस विश्वास के साथ कि कुछ ठीक ही सोचा होगा मधुरा ने, कोई सही फैसला ही होगा, क्योंकि वह जल्दबाज कतई नहीं थी। कुछ सोच कर ही चली गई होगी कि यह गुनाहों से भरी दुनिया का निर्वात उसे अपने भीतर न खींच ले। पर कोई तो आग होगी, सीली सी ही सही उसके भीतर, जो उसे धीरे धीरे राख कर गई। कोई तो लड़ाई रही होगी उसकी खुद से, या मुझसे, या इस सोसाइटी से। क्या वह अपनी खुशी, अपनी ऊर्जा, अपनी हिम्मत मुझ पर, इस घर पर, इस सोसाइटी पर जाया कर रही थी? अच्छा हुआ कि उसने जाना तय किया, वरना उसकी बाकी की जिंदगी एक भीतरी खुद को लहूलुहान कर देने वाली लड़ाई होकर रह जाती। मैं क्यों चाहता भला वह किसी आग में जलते हुए जीती। कौन जाने, जैसे मृत्यु के आखेट में फंसा जीव जिंदगी की तरफ भागता है, वह मृत्यु को खोजती हो। मैं उसके प्रेम में पहले जो था वह था, अब अंधा हो चला हूं। मैंने उसकी हर आस्था पर संदेह किया। मैंने तो मृत्यु की आकस्मिकता और सांसों की तयशुदा गिनतियों पर विश्वास नहीं किया, बल्कि किसी निखालिस ऊर्जा पर भी हंसा। लेकिन मधुरा कोई ऊर्जा पुंज है मेरे चारों ओर, चाहे वह मर चुकी है, वह जा चुकी है। अब मैं चाहता हूं सब पहले जैसा हो जाए। मैं गौर कर सकूं इस शहर की ट्रैफिक समस्या पर। मैं लौट आना चाहता हूं पहले वाली मनह स्थिति में, अभिव्यक्ति से खाली, प्रेम के उबे उदास लम्हों को मांझकर चमका लेने की उम्मीद तक तो वह हमेशा के लिए ले गई। मैंने देखा बहुत दिन से रुकी पड़ी बाथरूम की घड़ी अचानक चल पड़ी थी। आज दोपहर से ही बार बार विंड चाइम बज रहा था, मेरा ध्यान खींचता। मुझे लगा मानसूनी हवा बरसात के आने का संकेत दे रही है। बाहर बालकनी में तो हवा थी नहीं, थी भी तो बहुत मध्यम सी। तेज धूप में उसके लगाए गमलों के पौधे कुम्हलाकर पत्तियां लटका चुके थे। मैंने चाय की आधी प्याली छोड़कर बाथरूम से बाल्टी भरकर जल्दी जल्दी उन्हें पानी दिया। ठंडी चाय एक घूंट बेमन से पी। मिनटों में ही गमले लहलहा रहे थे। विंड चाइम अब बिल्कुल चुप था, मानो इन मूक पौधों की पीड़ा मुझ तक पहुंचाने को ही बचा हो। उसके जाने और मेरे लौट आने के बीच का संक्रांति काल जो बंद रह गया था घड़ी की सुइयों में, आज जल्दी जल्दी जहन में बीत रहा था। लौटते सूरज की धूप रोज की तरह बालकनी में आकर बिल्ली की तरह ऊंघ कर जा चुकी थी। आज उसका फर्क किसी ने नहीं सहलाया था। मेरी प्याली की ही तरह दिन की चाय की रुआसी प्याली में कुछ कतरे बचे थे धूप के। ऐसे ही थी उस संडे की सुस्त ढलती शाम, जब वह बालकनी के झूले में लेटी आन्ना कारेनिना दोबारा उठा लाई थी और पढ़ते पढ़ते पूछ बैठी थी, ये आन्ना इतनी बेचैन और असंतुष्ट भला क्यों थी? मैं कहीं से लंच करके लौटा था। मैंने टाई उतारते हुए पता नहीं क्या उत्तर दिया था, याद नहीं। शायद कोई उत्तर दिया ही नहीं था। क्या वह परीक्षा ले रही थी? उस रोज उसके दिमाग में चल क्या रहा था? वह जिसका जिक्र कर रही थी, उस किताबी किरदार का क्या क्या वजूद था? मैं बस यह चाहता था कि वह मेरे गिर्द बाहें डालकर कहे, मैं बहुत खुश हूं तुम्हें पाकर। लेकिन उसने आज तक ऐसा नहीं कहा था। हाँ, व्यवहार में दिखाकर कह देती तो कभी। माय डियर, आन्ना महज किरदार थी, मैंने पास आकर कहा। इसमें क्या? इस दुनिया में हर कोई ना कोई किरदार निभा रहा है। वह बालकनी तक चढ़ाई मालती लता के फूलों को सहलाते हुए बोली। उसके कान के हीरे झिलमिलाए। अब उसे किरदार कह लो या सामाजिक भूमिका, हम सबको निभाना होता है। ना हो ये भूमिकाएं तो भी मलाल रहेगा ना कि हम किसी की पत्नी, माँ, पिता, मित्र ना हुए। मैं समझती हूं, लेकिन इस निभाने में कोई सुख, कोई अदा, शोखी, खूबसूरती तो हो। तुम मुझे एक खास अंदाज में रहने को कहते हो। मैं रंगों, स्याहियों, सुरों और आलापों में व्यक्त होना चाहती हूँ। तुम्हें कोई मना करता है? मैंने उससे हंसकर ही कहा था, पर वह संशय से मुझे देखने लगी।
आह, मना तो नहीं, लेकिन लेकिन आन्ना जैसे। छोड़ो आन्ना को यार, अब चाय पिलवा दो। मैंने उसके हिलते झूले को रोककर सीधे चाय की फरमाइश कर दी थी। मैं आज चाय की अकेली प्याली और बिना हवा ही हिलते हुए खाली झूले को उत्तर दे रहा हूं। आन्ना तो थी ही ऐसी कि हर कोई उसे बस प्रेम करता, लेकिन मुझसे मिलती तो मैं पूछता जरूर कि डियर आन्ना, तुम जिसमें खुश रह सकती थी, उस परम प्रेम एब्सोल्यूट लव की परिभाषा क्या थी? मैं गहरे हरे रंग वाली नोटबुक उठाता हूँ जिससे पन्ना फाड़कर मधुरा ने सुसाइड नोट लिखा था। उसमें हर जगह घर के हिसाब किताब हैं, बेतरतीबी से फटे पन्ने के अवशेष भी हैं। एक आखिरी पन्ने पर कुछ लिखकर काटा है पेन गड़ा गड़ा कर। मैंने अपना किरदार पूरे जोश से निभाया। अब और नहीं, सॉरी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।